तो नमस्कार साथियों, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ओपी राठौर आपके लिए सी सेट का एक बैच लेकर आया हूं जो 2026 के लिए है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, DIDS सभी कुछ कंप्लीट होगा। ये बैच कल ही अनाउंस किया था, आज से शुरू हो रहा है। आज ये इसकी पहली क्लास है। तो पहली जो क्लास है वो किस टॉपिक की है वो देखते हैं। वो है प्रतिशत की सर, परसेंटेज की। परसेंटेज, प्रतिशतता की क्लास है। तो पहले मैं कुछ बेसिक सी बातें बताऊंगा जो क्लास के लिए ज़रूरी है, हर क्लास के लिए ज़रूरी है कि क्या करना है। चूँकि ये सी सेट की पहली ही क्लास है, इससे पहले आपको मैंने कोई क्लास नहीं ली है, तो आपको इस क्लास को कैसे पढ़ना है और कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, और इस क्लास को पढ़ने के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं जो आपको अपने हैंड से करनी है, उसके बारे में मैं पहले 2 मिनट चर्चा करूँगा, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। ये सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका ये QR कोड है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लें या फिर ये सर्च कर लें मैथ्स विद ओपी राठौर। तो यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के लिए डेडिकेटेड चैनल है। यहाँ पर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई नोट्स है, PDF है, टेस्ट हैं या फिर क्लासेस की लिंक मिलती रहेगी समय समय पर, है ना, लेक्चर्स की लिंक। और कोई लेटेस्ट PSC से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है, उसकी जो अपडेट होती है वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो ये आज पहली क्लास है। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक सी बात आपको बताना चाहूँगा कि इस क्लास को या पूरे मैथ्स को पढ़ने के लिए आपको 2 बातें, मैथ्स में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो सर कॉन्सेप्ट हो गया और एक होती है कैलकुलेशन। तो जो कॉन्सेप्ट है वो काम है टीचर का। इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सर ये कैलकुलेशन कौन कराएगा, कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली कैलकुलेशन जो करनी है वो आप ही को करनी है। इसमें आपसे मैं कुछ बेसिक सी चीज़ों की उम्मीद करूंगा कि आपको जोड़ना आना चाहिए संख्याओं को, आपको संख्याओं को घटाना आना चाहिए, आपको गुणा करना आना चाहिए, भाग करना आना चाहिए और गुणा करना आना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट LCM लेना आना चाहिए संख्याओं की। इसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ती है भाई। आप बोलोगे क्या बच्चों वाली बात करें, 6वीं क्लास में सीखा था। 6वीं क्लास में आपने जो सीखा अगर आपको आज आता है तो आपके बहुत काम का है। LCM के बिना ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहाँ पर LCM का इस्तेमाल नहीं होता। हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जोड़ने से मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूँ 4 और 5 कितने होते हैं तो बोले आपने बोल दिया 9। नहीं सर, कभी कभी बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, तो जितनी ज़्यादा मेंटल कैलकुलेशन उनकी कर सकते हैं उतने क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो इन पर आपको काम करना है। और एक और चीज़ है पहाड़े। इंग्लिश मीडियम वाले शायद नहीं जानते हो पहाड़े क्या होता है। तो टेबल है ना, 2 दूनी 4, 2 छिनके 12, 2 सत्ते 14, इस प्रकार से इनको बोलते हैं टेबल। ठीक है भाई, तो इन पर थोड़ा सा आप काम कर लीजिएगा, स्पेशली इस पर काम कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज ये जो क्लास का पहला लेक्चर है, पहली क्लास है, इसमें परसेंटेज की हम बेसिक की बात करेंगे। इस क्लास को शुरू कर रहा हूँ, तो जो भी लोग इस क्लास को लाइव देखेंगे, जो अभी रिकॉर्डेड आएगी तो ये एप्लीकेशन पे भी आएगी और यही क्लास सफलता IAS यूट्यूब चैनल पर आएगी। तो जो भी लोग इस क्लास को देखें वो बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। कुछ लोगों के अंदर धैर्य की कमी होती है। धैर्य से मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि इसमें अगर कोई पहली क्लास होती है तो उसमें कुछ बेसिक्स होती हैं, उनके बारे में बात की जाती है। तो बेसिक्स अगर आपको पहले से आते हैं तो आपको लगता है कि यार इस क्लास में पता नहीं आगे क्या होगा, इसी प्रकार से पढ़ाएंगे क्या, तो वो बहुत हल्की फुल्की चीज़ें लगती हैं देखने में, लेकिन होती बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये बेसिक मजबूत है ना, तो आगे आने वाले टाइप्स या आगे आने वाली चीज़ों को आप आसानी से डील कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। एक बात और क्लियर कर दूं कि ये हम पढ़ रहे हैं सी सेट, यहाँ पर टाइम उतना मैटर नहीं करता है, आंसर मैटर करता है, क्वेश्चन को हल करना मैटर करता है। जैसे SSC बैंकिंग की मैं बात करूँ तो वहाँ पर टाइम मैटर करता है, मतलब आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सही हल करना जरूरी है ना। तो हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो उसको करने के लिए हमें जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट क्लैरिटी एक बार आ जाती है तो फिर कैसे भी सवाल को आप बना सकते हैं। तो पहली क्लास जो है वो कॉन्सेप्ट और आपके बेसिक को क्लियर कराने पर रहेगी, है ना। परसेंटेज के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और क्या इसका बेसिक है उस पर रहेगी। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इस क्लास को देखना है। चलिए,
कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ नहीं, आपने सुना है बोले प्रतिशत, हमने सुना है बोले परसेंट होता है, परसेंट एक वर्ड है। बोले परसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो पर लिखा है इसका मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है सर 100। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से कितना, 100 में से कितना, जैसे मैं बात करूं 20%, तो 20% का मतलब होगा 100 में से 20, 100 में से 20 बा हिस्सा, या 100 में से 20, 100 में से 20, 20 आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, बहुत बेसिक सी बात है। 100 में से 20, जैसे कहीं लिखा है 35%, क्या 35%, इसका मतलब ये है कि 100 में से 35 दे दो 35% आ जाएगा, 100 में से 35, 100 में से 35, बहुत बेसिक बात है। अगर यही बात लिखी हो कि 500 का 20%, 500 का 20%, 100 में से 20 होता है तो 500 में से 100 होगा, फिर वो है ना 100 होगा, वो 100 होगा। अब हमें जो निकालने की जरूरत पड़ेगी, हमें ऐसे सवाल आएंगे कि सर 200 का 30% कितना होगा, 200 का 30% कितना होगा। तो यहां पर जो का है ना, का मतलब, का मतलब ऑफ, 30% ऑफ 200, 30% ऑफ 200, मैं इसको बोलूं 30% ऑफ 200 इज इक्वल टू वॉट, इक्वल टू वॉट। तो जो 200 है, 200 इस का या ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये 30 है। परसेंटेज को हटाने के लिए भैया 100 से करते हैं हम डिवाइड, 100 से करते हैं हम डिवाइड। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, 30 दूनी कितना बचेगा 60 आ जाएगा। ये होगा 200 का 30%। ये 30/100 क्यों लिखा मैंने, अभी यहाँ पे बताया था आपको। 100 में से 20वां हिस्सा, 100 में से 20 हिस्सा कैसे लिखेंगे, 20/100, 20/100। और 100 में से 35वां हिस्सा कैसे लिखेंगे, 35/100, 35/100, 35/100, 20/100। बात को समझ पा रहे मेरी, क्या कह रहा हूं मैं, ये बात क्लियर हुई क्या। 20% मतलब 20/100, 35% मतलब 35/100। वही काम मैंने वहां किया था, वही काम मैंने वहां किया था। अब मैं 2 बातें आपको सिखाऊंगा। परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो कहीं लिखा है x%, इसको भिन्न में बदलना है तो x/100 लिख देना, x/100 लिख देना। मतलब परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो जो भी मान दिया है उसके बटे में 100 लिख दो, उसके बटे में 100 लिख दो, और आपका ये मान किस में बदल जाएगा, एक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 25%, 25%, इसको भिन्न में बदलना है तो 25/100 करोगे। अब इसको सरल रूप में लिख लेंगे, काट कर लिख लेंगे, बोले 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 से 100 कितनी बार कट गया, 4 टाइम्स कट गया, यानी वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, सरलतम भिन्न कितना आ गया, 1/4, 1/4 आ गया। आगे मैं बात करूंगा फ्रैक्शन टू परसेंट, यानी भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में, भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में। सपोज आपको कोई भिन्न दिया है a/b, यही तो भिन्न होता है, जिसमें a क्या होता है, बोले सर a होता है अंश यानी न्यूमरेटर, और b क्या होता है हर यानी कि डिनोमिनेटर, और इसको बदलना है हमें प्रतिशत में। तो इसमें हम क्या करते हैं, a/b में 100 का गुना करते हैं, 100 का गुना कर देते हैं, और किस में बदल जाता है, प्रतिशत में बदल जाता है, प्रतिशत में बदल जाता है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि 1/5, 1/5 को भिन्न में बदलो, सॉरी प्रतिशत में बदलो, ये भिन्न तो है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 100 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। एकदम बेसिक सी बात है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये बात पहले से भी पता होगी, नहीं पता है तो एकदम हर छोटी छोटी बात करेंगे। जिन लोगों को पता उन्हीं को मैंने बोला था कि थोड़ा सा बेटा पेशेंस रखना, क्योंकि ये क्लास एकदम बेसिक से करा रहे हैं, और इस बात का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बेसिक इतनी सारी चीज़ें करा रहे हैं तो बहुत लंबी तो नहीं होगी क्लास, ये बिल्कुल लंबी नहीं होगी, 3 लेक्चर होंगे मैक्सिमम इसमें, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी बात हमने की। एक छोटी सी बात जो आपको पता होगी कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, मतलब दशमलव संख्याओं को, दशमलव को भिन्न में, फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो दशमलव में जैसे कहीं लिखा है 0.4, आप इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, बोले डेसिमल हटाते हैं बट्टे में,
एक जीरो लगा देते हैं। कहीं लिखा है 0.32 और इसकी दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या लिख देंगे 100। क्या इनको आप प्रतिशत में बदल सकते थे? बोले बिल्कुल, 4/10 एक भिन्न है और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं 100 का गुणा, 100 का गुणा। ऐसे ये 32/100 क्या है, एक भिन्न है और भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ आएगा 32% और यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये आएगा 40%, ये आएगा 40%। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात हो गई। अब एक जरूरी चीज वो है परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन की टेबल। परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? जैसे कहीं आपको लिखा है 10% और आपको ये पता है कि 10% को 1/10 भी बोल सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन को आपकी आसान करेगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है 16 सही 2/3% और ये 1/6 के बराबर होती है। तो 1/6 16 से 2/3 के परसेंट के कंपैरिजन में आसान होता है कर। कैसे? जैसे मैं ये बोलूं कि 600 का 16 सही 2/3% निकालो, तो आप क्या करोगे? 16 × 3 = 48, 2 50, 50/3% है। 1600 का 50/3 और ये परसेंट है तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से 2 बार कट जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा। अगर आपको ये पता होता है कि 1/6 के बराबर है तो आप ये बोलते कि 600 का सीधे 1/6 निकालो जो कि 100 के बराबर होगा, तो ये कैलकुलेशन करना आसान होता। शायद आप इसे मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये कहते हैं कि प्रतिशत, दुनिया की कोई भी चीज़ हो अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। अगर ये बात सही है तो मैं ये बोलूँगा कि 1 का 100% निकालो, 1 ही आएगा क्या? तो आप बोलेंगे 1 का 100% कैसे निकालेंगे? परसेंटेज को हटाओ और 100 से कर दो डिवाइड, 100 से 100 को काट लो तो 1 ही बचेगा। इसका मतलब हर संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे मैं बोलूँ कि 1 किसके बराबर है? बोले 100% के बराबर है। तो हमने कहा इसका आधा कर दो 1/2, तो प्रतिशत भी आधी हो जाएगी 50%। हमने कहा इसका 1/3 कर दो तो प्रतिशत भी 100/3 हो जाएगी, यानी 33 सही 1/3% या फिर 33.33%। ये ऐसे जरूरी नहीं कि मैं 1/3 ही बोलूँ, मैं ये भी कहूँ कि कहीं लिखा है 1/3 और इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करते हैं? बोले हमने तो अभी अभी सीखा है कि 100 का गुणा करते हैं। 1/3 में 100 का गुणा करोगे तो ये 33.33 ही आएगा। अब देखो ऐसे ही 1/4 की मैं बात करूं तो 1/4 25% के बराबर होता है। अब मुझे बेसिकली बताना तो ऐसे चाहिए था कि 25% बराबर 1/4 आता है, पर मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि 1/4 बराबर 25% होता है। ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको एज इट इज इनको याद रखना, जितनी चीज़ें ये याद हो जाएंगी ना उतना कैलकुलेशन आसान होगी। अब इनको रटना नहीं है, याद रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको रटना है। तो क्या करना है, इनका यूज़ करेंगे हम। जैसे 1/5 की बात करें तो 1/5 20% के बराबर होता है। 1/6 16 सही 2/3% के बराबर होता है। अगर इसको मैं डेसिमल में लिखूं तो बोल दूंगा 16.67%। ऐसे ही 1/7, 10 मिनट बस आप इस टेबल को देख लो, इससे कैलकुलेशन आपकी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। यानी इसके बिना आपकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल रहेगी और इसका यूज आप करते हैं तो आगे आने वाली कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। 1/7 होता है 14 सही 2/7% के बराबर। ऐसे ही 1/8 होता है 12.5%, यानी 12 सही 1/2%, या फिर मैं बोल दूँ 12.5। 1/9 क्या होता है? बोले 1/9 11 सही 1/9% के बराबर होता है। और 1/10 बोले 10%। 1/10 करो 100 का तो 10% आ जाएगा। 1/11 की मैं बात करूं तो ये होता है 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। ये दोनों संख्याओं को देखो, 1/9 और 1/11 को, 1/9 और 1/11 को थोड़ी सी सिमिलरिटी ये है कि 1/9 फ्रैक्शन में भी नीचे 9 आता है, परसेंटेज में भी 9 आता है। 1/11 में फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 11 आ रहा है, इस परसेंटेज में भी डिनोमिनेटर में 11 आ रहा है, तो याद रख सकते हो आप ऐसे। इसके बाद में 1/11 1/12। 1/12 क्या होता है? बोले 8 सही 1/3% होता है। 8 सही 1/3% होता है। इससे 1/15। अब मैं सारी लाइन से नहीं देख रहा, 1/15 जो जो जरूरी है बस वो देख लो। ये होता है 6 सही 2/3%। 1/20 ले लेते हैं। 1/20 कितना होता है? 5%।
1/24, 4 सही 1/6%, 1/25, 4% के बराबर होता है ना। 1/50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोले 2% हो जाएगा, सॉरी 2% हो जाएगा कि नहीं, आधा हो जाएगा 2%। ठीक, ये मैंने 15-20 मान आपको बताया, बहुत आसान से थे, 1 से लेकर 1/50 तक, और उनकी परसेंटेज में वैल्यू लिखी हुई है। अब देखिए मैंने आपसे ये कहा यहाँ पर कि 1/3 का मान इतना होता है, तो क्या मैं इसको 2/3 का मान भी निकाल सकता था। 1/5 का मान इतना होता है, तो क्या मैं 2/5 का मान भी बता सकता था, 3/5 का मान भी बता सकता था। ऐसे 1/6 का बताया, 5/6 का भी बता सकता था मैं, है ना। 1/7 का बताया, 2/7 का भी निकाल सकते थे हम। मैं एक एक करके इनके बारे में भी बात करूंगा। 2 मिनट और आप पेशेंस रखेंगे, फिर हम सवाल पर आ जाएंगे। तो मैंने ये कहा कि बेटा जैसे हमने पढ़ा 1/3, 1/3 बराबर होता है बोले 33:1/3%, 33 सही 1/3%। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर इसमें आप 2 का गुणा कर दो, तो इस प्रतिशत में भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 2/3 बराबर 66 सही 2/3% होगा। 66 सही 2/3% होगा, 66:2/3%। वैसे ही मैंने एक और संख्या ली 1/5, जिसके 1/4, जो केवल काम के उनके बारे में बात कर रहे हैं। बोले 1/4 बराबर होता है 25%। सर आपने अभी बताया 1/4 बराबर क्या होता है, 25%। अभी हमने इसके बारे में बात की। ठीक है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस क्लास में समय आपका ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। बार बार मैं एक सवाल कराऊँ, एक चीज़ बताऊँ, फिर आपसे बातें करूँ, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है ना। तो आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। ये बताने वाली चीज़ें मैं एक बार में ख़त्म करता हूँ, फिर हर क्वेश्चन के बाद में हम बात करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे। 1/4 बराबर 25% है। हमने कहा अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करता तो परसेंटेज में भी 3 का गुणा होता, तो हम बोलते 3/4 बराबर 75% के बराबर होगा। ये याद रखने वाली बातें हैं, इनका ज़रूरत पड़ेगी, इनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है ना, तो दिमाग में रखें, प्रैक्टिस करें इनकी। फिर हमने कहा कि अगर हम 1/5 की बात करें तो वो 20% के बराबर होता है। मैंने कहा भाई अगर मैं इसमें 2 का गुणा करूँ तो 2 का गुणा यहाँ भी होगा, तो आप बोलोगे 2/5 बराबर कितना हो जाएगा, बोले 20 का डबल हो जाएगा 40। अगर 2/5 20 का डबल 40 है, तो 3/5 क्या होगा, बोले 60%। ऐसी 4/5 बराबर क्या होगा, बोले 80%। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं 80% लिखा है तो मैं उसको 4/5 इस नज़र से भी देख सकता हूँ कि वो 4/5 के ही बराबर है ना। अगर ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ रही है और ये मुझे आसान पड़ रही है, 5-10 सेकंड मेरे बचा रही, तो मैं इसका यूज़ क्यों ना करूँ। फिर हमने कहा 1/6 लेते हैं, 1/7 ले लेते हैं। अब 1/7 बराबर क्या था, 14 सही 2/7%, है ना, यही था। तो हमने कहा कि अगर 1/7 बराबर 14 सही 2/7 है, तो अगर मैं 2 का गुणा करता ऊपर, ये 2/7 बनता, तो इधर भी 2 का गुणा होता, तो 14 का डबल 28, 2 का डबल ऊपर 4, नीचे 7 वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर इसको 3/7 करता, 3 का गुणा होता इसमें, तो 14 में 3 का गुणा हो जाता 42, और 2 में 3 का गुणा होता तो 6/7। मैंने कहा अगर 4/7 बोलूँ मैं इसको, 4/7, 4/7 तो क्या होगा, बोले 14 चौके 56 और 2 चौके 8/7। सर ये लिखना ठीक नहीं है, 8/7, 7 से एक बार और भाग जा सकता है इसमें। अगर एक बार और भाग जा सकता है तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 57 सही 1/7%। ठीक है, ये हमने 1/7 की भी बात कर ली कि 1/7 में और क्या क्या हो सकता था। तो जो याद रखने योग्य बातें हैं ये, ठीक है। अब 1/8 की बात कर लेते हैं। सर 1/8 बराबर हमने जाना था 12.5% होता है। 1/8 अगर 12.5 होता है तो 3/8 क्या होगा, बोले 12.5 का 3 गुना होगा, 37.5, 37.5। तो हमने कहा 5/8 क्या होगा, बोले 5/8 होगा 62.5, और एक और होता है 7/8, ये होता है 87.5%। ठीक है भाई, एक और 1/9 और 1/11 और ले लेते हैं। अगर 1/9 की मैं बात करूं तो 1/9 बराबर हमने जाना था 11 सही 1/9%। मैंने कहा भाई इसको 2/9 बोलते हैं तो अच्छा, इसको हम 11 सही 1/9 को दशमलव में भी लिखते हैं 11.11%, 11%। अगर मैं 2 का गुणा ऊपर करूंगा तो इस पूरे परसेंटेज में भी 2 का गुणा होगा,
तो ये 22:2/9, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 22.22%। सवाल में या तो ये वैल्यू मिल सकती लिखी हुई या ये वैल्यू मिल सकती है, दोनों की ही जगह में इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी शक्ल देख के ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है आधा तो, कि इसको करेंगे कैसे। अगर 2/9 लिखा दिखेगा ना तो वो लगता है कि यार अपने जैसा है, इसको करना आसान है। अब मैंने कहा कि भाई 3/9 तो 1/3 होता है, 4/9 कर सकते थे। 4/9 करेंगे तो ये 44 सही 4/9, या फिर मैं बोलूँगा 44.44% होगा। इसकी सिमेट्री से बन रही है ना, 1.11.11, 22.22, 44.44, तो आपके दिमाग में रहेगा ये। एक और ले लेते हैं आखिरी, 1/11। 1/11 किसके बराबर होता है भाई, बोले 9 सही 1/11% के बराबर होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं 9.09%। 9.09%। अगर मैं इसको 2/11 करूं तो ये क्या बन जाएगा, बोले 2 का गुणा होगा, 18 सही 2/11%, या फिर 18.18%। अगर मैं बोलूं कि ये 3/11 हो जाए तो बोले इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा, 27 सही 3/11%, या फिर 27.27%। मैं बोलूं अगर इसको 4/11 कर दूं तो बोले इसका 9 का 4 गुना हो जाएगा, 36 सही 4/11%, या फिर 36.36%। तो मतलब यहाँ पे भी एक वही सिमेट्री बन रही है, 0.09, 9.09, 18.88, 18, 27.27, 36.36। समझ पा रहे? मतलब मेन चीज क्या थी, बोले मेन बात तो ये थी, ये था हमारा बेसिक, इसी से हमने निकाले इनको बस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बातें हो गई। अब इनको आप क्या करना है, बोले रटना है क्या, रटना बिल्कुल नहीं है। तो कैसे आएगा सर, इनका हम यूज़ करेंगे, और जो यूज़ आप देखेंगे सो आपको ये चीज़ें आने लगेंगी। जब हम बार बार यूज़ करेंगे तो ये हमारे दिमाग में बस जाएंगी, है ना, रट जाएंगी, बस जाएंगी, घुस जाएंगी एकदम। जैसे कहीं लिखा है 2/7, तो वो 2/7 हम बार लिखते हैं, बोले 2/7 बराबर होता है 28 सही 4/7, तो ये दिमाग में आ जाएगी। बेसिकली आपको ये फ्रैक्शन लिखा नहीं मिलेगा सवाल में, फ्रैक्शन को तो हमें दिमाग में रखना है कि कहीं परसेंटेज वैल्यू लिखी तो मैं फ्रैक्शन से काम चला लूँ। कहीं अगर लिखा है 20% तो मैं 20% का यूज़ ना करके सीधे 1/5 का यूज कर लूँ, है ना। कहीं लिखा है 25% तो मैं 25% का यूज ना करके 1/4 का इस्तेमाल कर लूँ, 1/4 का इस्तेमाल कर लूँ। अब यूज कैसे करना है इसको, जैसे मैं एक साधारण सा सवाल आपके आगे लिखता हूँ कि सर 500 का 20% क्या होगा, 20% क्या होगा। तो आपने कहा सर 500 इंटू 20/100। हमें तो ये सिखाया कि प्रतिशत को हटाओ, 100 से डिवाइड करो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, 20 पंजे 100, 100 आ जाएगा। तो हमने कहा, तो आप बोलेंगे कि जो आप अभी आप फ्रैक्शन सिखा रहे थे इसका क्या मतलब है, बोले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। आप ये भी बोल सकते थे, या ये भी बोल सकते थे कि 500 का सीधे 1/5 निकालना है, तो 500 का 1/5 कितना आ जाता, 100 आ जाता है ना। तो बोले इसमें तो सर कोई ऐसा फील नहीं आया हमें कि इससे हमें विशेष फायदा हुआ हो। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं आया, लेकिन कहीं लिखा है 660 का 16:2/3%। तो आप क्या करते हैं, बोले 660 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 16 तिया 48, 48 2 50, 50/3%। प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या करते हैं, बोले प्रतिशत को हटाओगे तो 100 से भाग और लगाते हैं। तो हमने कहा 50 दूनी 100, ये क्या बन गया, 3 दूनी 6, 6 से इसको काटा तो ये 110 बार कट गया। कितना आ गया उत्तर, बोले 110। इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी आपको, इतनी काटा पीटी करनी पड़ी। अब मैं वहीं अगर ये बोलता बेटा आपको कि ये 660 है और इसका 1/6 निकालना हो, 16 सही 2/3% मतलब 1/6, तो 1/6 निकालना हो तो 6 से काटोगे 110, सीधे उत्तर मिल जाता हमको। इतना ही करना पड़ता। इसका ये फायदा है भाई, इसका ये फायदा है। अब दूसरी बात, जैसे मैं बोलूं कि कोई संख्या 20% बढ़ कर 1200 हो जाती है, तो आपसे वो संख्या पूछिए, देन व्हाट इज द नंबर, तो वो संख्या कितनी है।
जब मैं फ्रैक्शन टेबल बता रहा था तब मैंने ये बताई कि दुनिया की कोई भी संख्या हो वो 100% होती है, दुनिया की कोई भी नंबर हो वो 100% के बराबर होता है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो ये नंबर 100% होगा, जो वो संख्या है वो 100% होगी, और ये 20% से बढ़ गई, यानी 20% और जोड़ दो तो ये कितना बन जाएगा, बोले 120%। इस 120% की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, बोले 1200, बढ़कर कितनी हो गई 1200। 120% अगर 1200 के बराबर हो गई तो मैंने कहा 1% का मान कितना आ जाएगा, 120 से ये कटेगा तो ये 10 बार कट जाएगा। कितनी बार, 10 बार। 1% का मान 10 आ गया। तो आपसे वो पूछ रहा है कि सर संख्या क्या होगी, तो हमने कहा वो संख्या तो मैंने अभी 100% मानी थी, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, बोले 1% का मान अगर 10 है तो 100% का मान 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 1000 हो जाएगा। अब इसी बात को हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं, फ्रैक्शन में कर लेते हैं कि क्या हो रहा था सर, संख्या 20% बढ़ रही थी और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 1/5, जिसमें नीचे वाली जो संख्या होती है ये होती है मूल संख्या, यानी ओरिजिनल वैल्यू होती है। ये क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। और ये जो संख्या होती है या तो ये घटी या बढ़ी हुई है ना, या तो जोड़ने की बात करेंगे या घटाने की बात करेंगे। यहाँ पे बढ़ी हुई संख्या यानी ये क्या है, वृद्धि है आपकी, ये इंक्रीमेंट है ना, ये इंक्रीजमेंट है। तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि मूल संख्या तो सर 5 है, 5 में 1 की वृद्धि हो रही है, 5 में 1 वृद्धि हो रही है, तो जो 5 संख्या वो कितनी हो गई, अब 6 हो गई, 6 हो गई। इस 6 का मान सवाल में कितना दे रखा, बोले 6 का मान दिया हुआ है 1200, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, बोले 6 दूनी 12, 200। 1 का मान 200 आ गया तो मूल संख्या तो अपनी 5 है, तो 5 का मान कितना आ जाएगा, फिर 1000 आ जाएगा कि नहीं। 1 का मान 200, तो यहाँ पे 200 का गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 आ गया, तो उत्तर आ गया 1000। तो हमने ये कहा कि सर ऐसा नहीं है कि इसका फ़ायदा नहीं है फ्रैक्शन का, बिल्कुल फ़ायदा है, लेकिन जहाँ ज़्यादा फायदा हो वहीं इस्तेमाल करो। जब आपको प्रतिशत 10 दिए हो, 20 दिया हो, 25 दिया हो, तो आप 100 मान के भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही वो परसेंटेज में बोले 14 सही 2/7%, तो फिर बेटा इसकी जगह 1/7 ही लगाओ, 1/7 आपकी कैलकुलेशन को आसान करेगा। मेरा कहने का मतलब ये, ठीक है भाई। अब ये बात समझ में आ गई, तो हम सवाल लेते हैं ऑप्शन सहित, क्योंकि अभी तक आप ये मान के चल रहे हो कि ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं आते, पता नहीं है, आपकी बात नहीं मानेंगे तो मैं ये कहूँगा भी नहीं कि मेरी बात मानो, आप तो सवाल देखो, सवाल को समझो। दूसरी बात, इसमें मैंने सीसेट के सवाल लिए हैं यूपीएससी के, इसके अलावा स्टेट पीसीएस, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, हरियाणा पीसीएस या फिर केरला वेरला, सब पीसीएस के क्वेश्चन भी लिए। इसमें मैंने रेलवे के भी क्वेश्चन लिए, इसमें मैंने एसएससी के भी क्वेश्चन लिए। तो आपने माइंड मत करिएगा, क्योंकि एमपीपीएससी में एमपीपीएससी के भी क्वेश्चन लिए हैं। अब ये मत कहिएगा कि सर हम एमपीपीएससी सीसेट पढ़ रहे हैं, आरआरबी का सवाल क्यों लिया है। एमपीपीएससी इतने सवाल तो नहीं पूछता कि इसमें 100-150 जो भी सवाल कराऊंगा वो सबके सब मिल जाएंगे, पर हाँ कैसा सवाल पूछ ले ये हमें पता नहीं है। तो पहला सवाल था कि 115% निम्न में से किस भिन्न के बराबर है। तो ये जो बेसिक सी बात थी मैंने शुरुआत में ही सिखाई थी कि 115% है, परसेंटेज को हटा के क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं। अब 5 से अगर मैं काटूं तो 20 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटूं तो ये 23 टाइम्स कट जाएगा, तो 23/20 इज द करेक्ट उत्तर आ जाता ए ऑप्शन। तो ये थी बहुत ही बेसिक बातें, ठीक है, एकदम बेसिक। एक और सवाल लेते हैं। अब ये परसेंटेज इसको भी भिन्न में बदलना है, लेकिन परसेंटेज इस बार कुछ अलग है। वो कह रहा है कि 4/5% है। तो आपको पता है कि 4/5% को कैसे निकालते हैं, 100 से भाग करके। प्रतिशत को कैसे हटाते हैं, बोले 100 से डिवाइड करके। तो हमने कहा कि इस 100 को तो मैं 4 से काट सकता हूँ 25 बार, तो क्या बचेगा, बोले 1/25 पंजे 125, तो उत्तर आ जाएगा 1/125, यानी कि ऑप्शन बी। ये बहुत ही आसान सवाल मिलेंगे आपको। 10 सवाल ऐसे मिल सकते हैं जो आपको एकदम आसान लगेंगे मेरे भाई। आप में से अगर 100 लोग क्लास को देख रहे हैं, 100 में से 5 लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें आती होंगी, 95 लोग अभी भी ऐसे होंगे जिनको ये बातें समझ में नहीं आती होंगी। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि 5 लोग आप पेशेंस रखें, उन 95 को भी सीखने दें। लेकिन एक बार आपने ये बेसिक सीख लिया तो फिर आपको परसेंटेज के कैसे भी सवाल बनाने में समस्या नहीं आएगी। इवन परसेंटेज नहीं, मैथ्स अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक बनाने में समस्या नहीं आएगी।
क्योंकि परसेंटेज अर्थमेटिक की जान होता है, जैसे आपकी वो जान है ना, ऐसी परसेंटेज जान होता है अरिथमेटिक की। ठीक है, अगला सवाल है कि 40 के 20% के 8% का मान आपको बताना है। वो कह रहा है 40 एक नंबर है, 40 एक नंबर है, इसका 20%। जैसे ही आपने देखा 20%, आपके दिमाग में क्या आया बेटा, 1/5। आप 20% लिख दोगे, बुराई नहीं है, पर मैं आपको बार बार इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ कि आपकी 20% आपके दिमाग में रहे 1/5 के बराबर होती। और 8%, तो 8% को क्या 8/100 लिखेंगे हम? आपने कहा बिल्कुल लिखेंगे जी। हमने कहा 5 से 40 को काटोगे तो 8 बार कट जाएगा, 8 अट्ठे 64। 64/100 को क्या बोलोगे? बोले 64/100 को बोल पाएंगे 0.64, 0.64, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ेंगे हम। एकदम अभी 10 सवाल मैंने कहा ना, एकदम बेसिक सीख रहे हैं हम, एकदम बेसिक, जिससे हमारे आने वाले जो भी सवाल होंगे उनके लिए हम बेस मजबूत कर सकें, फिर कैसे भी सवाल को हम चंद सेकंडों में उड़ा पाए। अगला सवाल, x का 35%, x का 35% अगर 140 के बराबर है, x एक नंबर है का मतलब मल्टीप्लाई, इसका 35% क्या होता है बेटा? 35/100। x का 35% मतलब x गुणा में 35/100 किसके बराबर है? बोले 140 के बराबर है, 140 के बराबर है। अब छोटी छोटी सी बातें जो मैं आपको बोलता हूं कि आपको थोड़ी कमांड गुणा भाग पर होना चाहिए। 35 का डबल 90 होता है और 35 का 4 गुना 140 होता है, यानी ये 4 बार कट गया। और 100 का गुणा ऊपर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 400। x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 400। बस इतना सही सवाल था, कोई दम नहीं है, कोई जान नहीं है इसमें, है ना भाई? वैसे भी बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट में जान होना चाहिए, सवाल में कोई जान बचती नहीं है। फिर अगर कॉन्सेप्ट में जान है तो सवाल बेजान हो जाता है ना। सवाल में जान तब तक होती है जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती है। अगला सवाल आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2019 में कि 90 के 50% का 80%, यानी 2 बार प्रतिशत निकालना है आपको। 90 का एक बार 50%, मैंने आपको बताया 50% क्या होता है? बोले 1/2, तो मैं 1/2 ही लिख दूंगा। वैसे भी आप बोलते हो ना भाई, पार्टी करने जाते दोस्त के साथ, दोनों में से किसी के पास पैसा नहीं है तो बोलते हैं भाई 50-50 कर लेते हैं। 50-50 मतलब आधा आधा, आधा मतलब 1/2। 80% बताया था 4/5, 4/5। अरे 80% को मैं क्या लिखता? 80/100, 20 से काटूंगा 4 बार, 20 से काटूंगा 5 बार, तो मैंने सीधे ही लिख दिया। ये क्या बनेगा? बोले 5 दूनी 10, 10 से काटूंगा, इनसे काटूंगा तो एक जीरो कट जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, यानी ऑप्शन। इतना तो समझ में आता है ना, 2 पंजे 10, 10 से एक जीरो कैंसिल आउट होएगी। नेक्स्ट, ये CHSL में पूछा गया सवाल है 2024 में, सबके सब लेटेस्ट सवाल हैं। देखिए भाई, मैंने ये कोशिश की है कि अगर मैं आपको कोई भी बुक से कैसा भी सवाल उठा के कराता जिसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि ये सवाल कहीं पूछा भी गया है कि नहीं पूछा गया, आ सकता है कि नहीं, आंसर सही भी है कि नहीं है, उससे बेहतर ये था कि किसी भी एग्जाम से क्वेश्चन लिए जाए। वो जरूरी नहीं है कि MPPSC के ही हो, CGL के हों, CHSL के हों, क्योंकि मैथ्स होता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए मैथ्स ही रहेगा, बस पूछने के तरीके अलग होते हैं। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन MPPSC या CSET में कम आते हैं, थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या लेंदी क्वेश्चन आते हैं जिनकी कैलकुलेशन भले दम ना हो लेकिन सवाल आपको घुमाएगा। लेकिन उससे पहले हमें बेसिक क्लियर करना है तो इन सवालों से भी गुजरना पड़ेगा। तो अगला सवाल क्या है कि सर x के 24% यानी 24/100 का 10% यानी 1/10, 10% को 1/10 लिख सकते हैं। किसके बराबर है? बोले 240 के, 240 के। तो मुझे क्या चाहिए? x का मान। तो मैंने कहा x बराबर क्या होगा? बोले 240 अपनी जगह, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यू ऊपर ले जाओ, तो आप बोलोगे 1000 ऊपर आ गया और ये 24/में आ जाएगा, 24/में आ जाएगा। हमने क्या किया सर, इस 24 से 240 को 10 बार काट दिया, 3 जीरो यहाँ थी, 1 जीरो, ये 4 जीरो, एक के आगे 4 जीरो लगा दो तो ये 10,000 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? 10,000, यानी ऑप्शन ए, 10,000 ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल, एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40% ऑफ अ नंबर इज मोर देन 20% ऑफ 650 वाई 190। एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है। संख्या ज्ञात करना है।
जब भी आपको ये शब्द आए अधिक यानी मोर, कम यानी कि लेस, दोनों का ही जो मतलब होता है वो होता है अंतर। दोनों का ही मतलब क्या होता है सर? अंतर होता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। अब आपको ये समझना है क्वेश्चन पढ़ के कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। वो कह रहा है एक संख्या, कोई भी संख्या मान लो यानी कि x, इसका 40% 650 के 20% से 190 अधिक है, यानी ये वाली संख्या बड़ी है ये छोटी है। तो मैंने कहा एक संख्या मैंने x मान ली, इसका 40% मतलब 2/5 लिख दूँ, सीधे 2/5 लिख दूँ। 20% क्या होता है 1/5, तो 40% डबल हो गया 2/5। किससे? 650 के 20% यानी 1/5 से। कितनी अधिक है? 190। तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 190 है। हमने कहा एलसीएम ले लो भैया, 5 आ जाएगा। ये बन गया 2x और ये कितना हो गया 650 माइनस का 650 बराबर में 190 के। अब हमने कहा इस 5 का गुणा तो यहाँ किया जा सकता है, ये 2x माइनस 650 है और 19 में 5 का गुणा करेंगे तो 19 पंजे 95 यानी कि 950 आ जाएगा। ये 650 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं? प्लस हो जाएगा। तो हमने कहा x का मान कितना होगा, मुझे यही तो बताना है वो संख्या। बोले 950 और 650 कितना हो जाएगा? 1600। और ये जो 2 था इसके साथ मुझसे लगा देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा? x का मान 800। x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई? 800 आ जाएगा। कितना? 800, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्लियर हुई बात? यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है? सब ठीक है तो आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की अगला जो क्वेश्चन है कि सर x का 36% अगर y के 81% के बराबर है तो x y का रेशो बता दो। सर x का 36% किसके बराबर है? y के 81% के बराबर है, तो x y का रेशो बताना। मैंने कहा जब दो संख्या आपस में बराबर हैं तो बहुत सारी चीज़ें कटती हैं। हमने कहा इस परसेंटेज को हटा के बटे में 100 लिखते तो भी कटता, तो हमने कहा परसेंटेज से परसेंटेज वैसे ही तो कैंसिल आउट हो गया। हमने कहा 9 से इसको काटें तो 4 बार कट जाएगा, 9 से काटें तो ये 9 बार कट जाएगा। और x अपनी जगह, इस y को अगर मैं इसके नीचे ले आऊँ तो यहाँ पे 9 अपनी जगह रहेगा, 4 इधर आ जाएगा कि नहीं? फिर से समझो, मैंने कहा x अपनी जगह था, y को इसके बटे में लिख दिया, 9 अपनी जगह, 4 को इसके बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिए, तो x बटे y क्या आ गया? 9/4। यही इसका अनुपात हो जाएगा 9:4। 9:4 यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्लियर? चले, यूपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि 4800 के 16 सही 2/3% का 0.25% का मान कितना होगा? नंबर क्या है? 4800, 16 सही 2/3%। मैंने कहा बेटा अभी अभी याद करवाया आपको, 1/6 लिख सकते हैं। ये कितना है? 0.25। परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? 100। परसेंटेज को हटाएंगे बटे में 100 आएगा। हमने कहा ये डेसिमल को हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगी, 2 जीरो और आ जाएगी। तो हमने कहा 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, इस 25 से ये 100 4 बार कट जाएगा। फिर ये दोनों का अगर मैं गुणा करूं तो कितना है? 6 चौके 24। इन दोनों से अगर मैं 24 को काटूंगा तो 2 बार कट जाएगा। बात खत्म। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर केवल 2 बचा, ऊपर केवल 2 आ गया, वही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी कैलकुलेशन पर बेस्ड थोड़ा सा लंबा सवाल ले लेते हैं, थोड़ा सा लंबा। अभी हम स्टेटमेंट या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पर आएंगे, है ना? लैंग्वेज बेस्ड मैंने कहा 10 क्वेश्चन तक सब्र करो, आप 9वें क्वेश्चन पर हैं, तो उसके बाद हम स्टेटमेंट वाले सवाल ही लेंगे। यदि x माइनस बाय का 60%, x माइनस बाय का मतलब गुणा 60%। सर 60% क्या होता है? बोले 3/5 होता है। आप अगर 60/100 भी लिख दोगे तो 20 तिया 60, 20 पंजे 100 होगा, मैंने वही लिखा 3/5। ठीक है, बराबर x प्लस बाय का कितना? 45%। 45% क्या होता है? बोले 45/100, 45/100, या फिर मैं इसे लिखूं 9/20, 9/20। ठीक है, 5 से काटा दोनों साइड, 9/20 लिख लो, चलेगा? चलिए, अब हमने कहा कि अगर x माइनस बाय, और सीधे मैं परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दूं, अरे इतना लिखने की आवश्यकता ही क्या थी यार इसको। देखो 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 देखो, इतना कैलकुलेट करना ही क्यों है? ये कितना था? 60 और ये कितना था? 45।
परसेंटेज से परसेंटेज कटने ही वाला है, यहीं काट दें हम इसको। 15 तिया 45, 15 चौके 60। तो आप ये बोल पाओगे अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 4x माइनस 4y बराबर 3 का गुणा अंदर कर दूं 3x प्लस 3y। आप x को एक तरफ y को एक तरफ लिख सकते हैं। मैंने कहा इस x को इधर ले जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, प्लस का 1x बचेगा। 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा, लेकिन ये माइनस का 4y इधर आएगा तो प्लस का 7y बन जाएगा। यानी x बटे y अगर लिखते हैं, y को इसके नीचे लाते हैं तो ये 7 बटे में 1 आ जाएगा। तो आप ये बोल पाओगे कि सर x का मान अगर 7 है तो y का मान 1 है। ठीक है, y का मान 1 है। सवाल ये था कि सर y बराबर x का k परसेंट, यानी x का k परसेंट बराबर क्या है, y है। चूंकि हमारे पास इन सबके मान दे रखे हैं, x का मान कितना है बोले 7 का k बटे 100 बराबर 1। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा बोले 100 ऊपर जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, 100 बटे 7। वो ये कह रहा है कि सर k का 21% बताओ, k का 21% यानी 100 बटे 7 का 21% निकालना है, यानी कि 21 बटे 100। 21 बटे 7 क्या होगा, 21 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 से 3 बार कट जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा फाइनली 3। उत्तर कितना आ जाएगा भाई फाइनली 3। ठीक है जी, 3 आंसर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। आप बस कैलकुलेशन को यहाँ पर ध्यान रखें कि कहाँ से आसान कर सकते हैं। जैसे बट्टे में लिख देता मैं तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता था, लेकिन एक स्टेप अननेसेसरी कैलकुलेशन करनी पड़ती हमें। अगला सी सेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। यूपीएससी सी सेट के सवाल भी लिए बहुत सारे मैंने, ऐसा नहीं एमपीपीएससी के ही हो, यूपीएससी के भी लिए बहुत सारे सवाल। तो आप अगर यूपीएससी सी सेट को भी देख रहे हैं तो ये सवाल, ये क्लास उतनी हेल्पफुल है उसके लिए भी। लगभग अच्छे सवाल सारे यूपीएससी के भी उठाए। यूपीएससी सी सेट, इस सवाल में ये पूछा गया कि सर एक बैंक के साथ समझौते अनुसार एक व्यवसायी को बिना ब्याज के समान किस्तों में ऋण वापस करना था। 18 किस्तों का भुगतान करने के बाद पाया कि 60% ऋण वापस कर दिया। 60% पैसा वापस कर दिया। 60% पैसा कितनी किस्तों में, 18 किस्तों में। 18 किस्त में 60% पैसा वापस कर दिया। सर ब्याज नहीं देना, ये बात क्लियर लिखिए, मतलब 100% पैसा लौटाना। कितना, 100%। तो 100% पैसा लौटाने के लिए कितनी किस्तें भरनी पड़ेंगी, बोले 18 बटे में 60 आएगा गुना में 100। 1% का मान कैसे निकलेगा, बोले 1% का मान निकालोगे तो 60 से इसको डिवाइड करोगे, 100 का मान निकालोगे तो 100 का गुणा करोगे। 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 6 से 3 बार कट जाएगा, यानी कि किस्तें कितनी आ जाएंगी, 30। किस्तें कितनी आ जाएंगी भाई, 30। अब इसी बात को, इसी चीज़ को मैं करके दिखाता हूँ। आंसर तो आपका आ गया 30, आंसर तो आ गया सर ये 30। अब मैं इसको फ्रैक्शन से करके दिखाता हूँ। कैसे, बोले 60% बराबर होता है सर 3/5, ये आपने बताया। 3/5 में 5 हैं कुल किस्त, ये है टोटल को कुल को बता रहा है, और ये भरी गई किस्तें हैं। इतनी भर गई ना, 60% मतलब 3 किस्तें, 5 में से 3 किस्तें भरी गई। तो इस 3 का मान कितना दे रखा है सवाल में, 18। 3 का मान 18, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, बोले 3 से काटेंगे तो 1 का मान 6, 1 का मान 6, तो 5 का मान कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, ये बिल्कुल भी गुनाह नहीं है करना, है ना। ये भी आपके सवाल को आसानी बनाएगा। अगर बात समझ पाए हो तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, नहीं तो आगे आ ही जानी है बात समझ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में 35% छात्र पास होते हैं, उत्तीर्ण मतलब पास होते हैं, यूपीपीएससी 2014 सी सेट में पूछा गया, और 455 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। कितने फेल हो जाते हैं, तो परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित हुए, कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित हुए। मैंने कहा भैया 100% छात्र उपस्थित हुए। 100 में से 35% हो गए फेल, फेल कितने हो गए, 35%। तो पास कितने होंगे, बोले 65%। पास कितने होंगे, 65%। जो बच जाएंगे वो पास हो जाएंगे, जो बचे वो क्या हो जाएंगे सर, पास। सर वो कह रहा है
अच्छा 35% पास हुए हैं, माफ़ी चाहूँगा, 35% पास होते हैं, इतने हो गए पास 100 में से। तो फेल कितने हुए? बोले जो बच गए वो फेल हो गए। फेल होने वालों की संख्या 65% आ गई, 65%। लेकिन इस 65% का मान सवाल में कितना दे रखा है? 455, 455। तो मैंने कहा 65 का भाग लगाना आता है क्या? आपने कहा जी नहीं आता। तो मैं कोई बात नहीं है, इसको 13 से काट लो, 13 पंजे 65, इसको भी 13 से भाग लगाओ, 13 या 39, 13 पंजे 65, 5 से और काट लो, 1% का मान निकाल लो, 5 से काटेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या बताना है? कितने छात्र? बोले 100%, मैंने अभी तो माना है 100%, तो 100% का मान कितना आ जाएगा? एक में 2 जीरो लगाइए, इधर 7 में भी 2 जीरो चिपका दो, बस सीधे 700, 7 में भी 2 जीरो चिपका दो। भाई इसको 100 गुना करना है तो 7 का भी 100 गुना, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 700, आंसर 700 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये तो सी सेट के ही सवाल है, तो इस पे आपको कोई शक करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, उसमें भी बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, है ना। ये कर्नाटका पीएससी 2008 में सवाल पूछा गया। देखिए अच्छा सवाल है, मैंने बेसिक में ही लिया है क्योंकि बेसिक ही समझाना आपको, बेसिक में वो हर एक बात समझानी है जो पूछी जा सकती है। सवाल क्या है कि 1 रुपये में 5 पैसे की दर से आयकर का भुगतान करता है, तो एक व्यक्ति की करने के बाद एक व्यक्ति की शुद्ध जो आय है वो 3800 रुपये है, तो उसकी सकल यानी ग्रॉस इनकम कितनी है? वो क्या करता है? 1 रुपये में 5 पैसे की दर से भुगतान। 1 रुपये मतलब कितना होता है? 100 पैसे। 100 पैसे में से 5 पैसे का टैक्स देता है। ये उसकी आय है 100 मान लो, ये इतना वो टैक्स देता है। आयकर मतलब इनकम टैक्स देता है 5 पैसा। कितना? 5 पैसा। ठीक है भाई, 100 पैसे में से 5 पैसा टैक्स देता है, तो मैं परसेंटेज में कहूँ 100 में से 5, याद करो शुरुआती लाइन, मैंने कहा 20% का मतलब क्या होता है? 100 में से 20वां हिस्सा। 35% मतलब क्या होता है? 100 में से 35वां हिस्सा। और 5, 100 में से 5 हिस्से का मतलब क्या होगा? 5%। क्या? 5%। तो वो टैक्स कितना देता है? 5%। अगर निकालना भी चाहो तो 5/100 इंटू 100 करोगे, है ना। 5% का टैक्स देता है। एक बात मुझे बताओ, अगर किसी व्यक्ति की आय प्रतिशत में 100 हो और 5% वो टैक्स दे दे, तो नेट इनकम कितनी बचेगी? बोले नेट इनकम आ जाएगी सर 95%। और इस 95% की वैल्यू कितनी दे रखी है सर सवाल में? 3800, 3800, है ना, 3800। तो 1% बराबर क्या आ जाएगा? बोले 95 से काट दो, ये 2 बार कटेगा नहीं, 9 चौके 36 और 5 चौके 20, 4 बार कटेगा, 40 बार। 1% की वैल्यू 40 आ गई, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? बोले 100% बराबर 4000 आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। अब ये चीज़ आपने कर ली, ये भी बेसिक ही था। अब मैं इस 5% की यूज से कुछ कर सकते थे, वो करके दिखाता हूँ। 100% थी आए, 5% का टैक्स लगा था। मैंने कहा अगर आपको कुछ नहीं पता होता, ये पता होता कि सर 5% बराबर, तो आपने बताया था 1/20 होता है, 1/20 होता है। 1/20 का मतलब क्या है? ये उसकी टोटल सैलरी है, टोटल में से एक क्या देता है? वो टैक्स देता है। एक क्या देता है? टैक्स देता है। अब आप मुझे बताओ कि अगर 20 में से वो एक टैक्स दे देगा तो उसके पास अभी नेट इनकम कितनी बची? बोले 19। इस 19 का मान सवाल में कितना दे रखा है? 3800। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? बोले 19 दूनी 38, 200। तो मुझे ये बताओ कि टोटल इनकम है कितनी? बोले 20 यूनिट। तो 20 का मान कितना आ जाएगा? 4000। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से भी जा सकते हैं, है ना। बस इस पीपीटी में डाटा को लिख के जो देख रहे हो ना, उसको ऐसे मत सोचना कि इतने छोटे सवाल का कैलकुलेशन इतना सा है। ये मैंने एक अलग बात आपको बताई कि टैक्स और आय का क्या संबंध है। ये एक मेथड है, ये दूसरा मेथड है, दोनों मेथड से मैंने आपको करा दिया। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं वो हर एक चीज़ बता दूं जो आप नहीं जानते हैं। अगर आप में से एक बच्चे ने भी वो चीज़ नहीं सुनी है या नहीं जानता, तो उसका भला हो जाए, मुझे लगेगा कि वो मेरी क्लास सार्थक हो गई। ठीक है, अब ये सीसेट 2015 का सवाल है। ये यूपीएससी जो सीसेट के सवाल होते हैं बहुत लंबे होते हैं, तो कुछ बच्चे तो इसीलिए हथियार डाल देते हैं कि सर इतने लंबा कैलकुलेशन, एक पेज पर 2 ही सवाल दिए, बोले हमसे ना हो पाएगा क्योंकि लिखा ही इतना लंबा है, तो कैलकुलेशन कितनी लंबी होगी।
जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो वास्तव में इतनी लंबी कैलकुलेशन हो। सवाल क्या है कि दो परिवारों ए और बी द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय का अनुपात इस चार्ट में दिया गया है। दो फैमिली हैं, फैमिली ए और फैमिली बी। फैमिली ए जो है वो 50% खाने पर खर्च करती है, 30% अदर चीज़ों पर और 20% एजुकेशन पर। जबकि जो फैमिली बी है वो 10% खाने पर, 60% अदर आइटम पर और 30% एजुकेशन पर। साथ में ये बोला गया कि परिवार ए और बी का जो कुल खर्च है, ए का 20,000 है और बी का 1 लाख रुपए प्रति माह है, 1 लाख रुपए प्रति माह है। अब मैं ऑप्शन पर भी चलूँगा। तो इस चार्ट से हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परिवार ए ने बी से ज़्यादा पैसे, परिवार ए ने परिवार बी से ज़्यादा पैसे खाने पर खर्च किए, परिवार बी ने ए से ज़्यादा पैसे खाने पर खर्च किए, ए और बी ने खाने पर समान राशि खर्च की। मतलब कुल मिला के बात किसकी हो रही है? खाने की। कुल मिला के बात किसकी हो रही है? खाने की। तो मैंने कहा सर ए के पास जो पैसा है वो 20,000 है मात्र, कितना? 20,000। और बी के पास जो पैसा है वो 1 लाख रुपए, मात्र 1 लाख। अब ए कह रहा है कि मैं खाने पर 50% खर्च करता हूं और बी फैमिली बोलती है कि मैं 10% खर्च करती हूं। तो हमने कहा ए का 50% निकालेंगे तो 1/2 और बी का 10% निकालेंगे तो 1/10, 1/10। मैंने कहा 2 से अगर इसको काटते हैं तो ये 10,000 आ जाएगा, 10 के आ जाएगा, और 1 0 से 1 0 काटेंगे तो ये भी 10,000 आ जाएगा। तो आपने देखा कि खाने पर तो ये दोनों समान पैसा खर्च कर रहे हैं, खाने पर तो ये दोनों परिवार समान पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सही उत्तर होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन सी। खाने पर दोनों ही परिवार समान रूप से पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला, केरला पीएससी में सवाल पूछा गया। केरला पीएससी में क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि 30 बच्चों की एक कक्षा में, 30 बच्चों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? बोले टोटल कितने हैं? 30। कुल कितने हैं? 30। 30 में से 40% क्या है? गर्ल्स हैं। तो बॉयज कितने होंगे? सर 30 का 40%, 30 का 40% यानी 2/5, 5 छक्के 30, 12। कितना आ गया? 12। 12 लड़कियां हैं तो 18 लड़के हैं। भाई 30 में से 18 लड़के बचे। वो कह रहा है इस कक्षा में आने वाली और कितनी लड़कियां उन्हें 50 कर देंगी, कितनी लड़कियां और आ जाएंगी 50 हो जाएंगी, 50% हो जाएंगी। लड़कियां आएंगी कहाँ से? बाहर से नहीं, इनमें से। तो मैंने कहा अगर मैं इसके 50% की बात करूं, 50% की, तो 50% क्या होगा? 15 लड़कियां। तो 15 चाहिए तो कितनी और आएंगी? 3। कितनी सर? 3 और आ जाए तो ये 50% के बराबर हो जाएंगी। लड़कों में से अगर 3 लड़कियां आ जाएं तो 50% के बराबर हो जाएंगी। ठीक है भाई। चलो, CSET 2016 में सवाल आया कि एक ग्राहक से एक विशेष उत्पाद की 19,000 मात्रा का ऑर्डर है। एक ग्राहक ने कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला और बोला कि मुझे 19,000 आइटम चाहिए। ये कितने? 19,000 आइटम चाहिए। 19,000 आइटम बनाने के लिए बोला और फर्म प्रतिदिन उस उत्पाद की 1,000 मात्रा का उत्पादन करती है, जिसमें से 5% बिक्री के लिए अनुपयुक्त हैं, मतलब उपयुक्त नहीं है। तो आपसे क्या पूछा है कि यह आदेश या ये ऑर्डर कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? कितने आइटम बनाने हैं? बोले 19,000। कितने दिनों में बनेंगे? तो मैंने कहा पर डे कितने बनते हैं? बोले 1,000, जिसमें से 5% तो खराब हो जाते हैं, 5% यूज़ करने लायक नहीं है, मतलब 95% यूजेबल है। तो 95% अगर 1,000 का निकालेंगे तो 95/100 होगा, 2 0 से 2 0 खत्म, 950। कितना? 950। मतलब हर दिन जो डिलीवर करने योग्य प्रोडक्ट हैं वो कितने? 950। तो 950 से लगा दो भाग, 1 0 से पहले 1 0 खत्म, 95 का डबल होता है 190, तो ये कितना आ जाएगा? 20। सर 20 दिनों में वो ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे, 20 दिनों में वो ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है x का 10% y के 25% के बराबर है। x का 10% y के 25% के बराबर है, तो x y का रेशो बताओ। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि कोई वनडे एग्जाम में आती हैं, इनको स्टेट सिविल सर्विस के CSET में भी पूछा जाता है। जैसा केरला PSC ने पूछा कि x का 10%,
x का 10% यानी 10 बराबर क्या है, बाय के 25%, बाय के 25%। मैं 25% को 1/4 लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण ये कि जब ये चीज़ें बराबर में दी हैं तो मैंने कहा इनको काट दो ना भाई यार, काट दो। बोले परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा और 5 दूनी 10, 5 से 5 बार। हमने कहा x बटे अगर बाय लिखूँ तो 5 अपनी जगह रहेगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x बाय का अनुपात कितना आ जाएगा, 5 2। x बाय का रेशो कितना आ जाएगा, x ऊपर मतलब x पहले। अगर आपसे पूछे कि बाय रेशो x क्या होगा तो आप बोलेंगे 2:5, है ना, 2:5 बोलेंगे। UPPCS 2014। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि सर 4800 का 4800 का 16.5%, 16.5%। अब ऐसा नहीं कि हमेशा ही चीज़ें सरल आएंगी, जैसा लिखा वैसा करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। बराबर किसके है, 3/4 का x, 3/4 का x। तो x किसके बराबर है पूछा है, 4800 का 16.5% बराबर है 3/4 का x। तो x का मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया। मैंने कहा यहाँ से अगर मैं दशमलव हटाता हूँ तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, यहाँ पर 1 जीरो और बच गई, 10 बचा, तो 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटो 33 बार, ठीक है। 2 से मैंने कहा इसको काट लेते हैं हम 24 बार, 24 गुणा 33 बच गया। अगर आप थोड़ा सा भी समझते हैं कि आमने सामने भी ये चीज़ें कट जाती हैं तो इस 3 से इस 33 को डालेंगे 11 बार। 11 गुणा 24 करना आसान है, बोले 11 चौके 44, 11 दूनी 22 और 4 26, और ये 4 का और गुणा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर ये आ जाएगा। तो 4 चौके 16, 4 छिंके 24, 1 25, 4 दूनी 8 और 2 10। तो x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 1056। x बराबर कितना आ गया, 1056, 1056। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि एक भिन्न 4/5, एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है 4/5, इसको चेंज करके 5/6 लिख दिया गया, 5/6 लिख दिया गया। तो यहाँ पर 2-3 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ क्या पूछा गया कि भिन्न में कितने प्रतिशत का चेंज किया गया, या फिर ये कहते हैं कि कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई, कितने प्रतिशत का एरर हो गया, कितने परसेंटेज का एरर हो गया ये बताओ। तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 24 और ये बन जाएगा 25। ये संख्या थी पहले वाली और ये संख्या है नई, मतलब हमने कितने की गलती कर दी, बोले 1 की। 1 की गलती कहाँ से की, बोले 24 से, गुणा में 100, गुणा में 100, जो भी आंसर आ जाए। तो 1/24 क्या होता था, 4 सही 1/6, 4 सही 1/6 या फिर 4.17, 4.17 काटोगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए ये मैंने कैसे लिखा इसको मैं बताता हूँ, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पीछे का रीजन क्या है ना। PSC वाले बच्चे हैं भाई, लॉजिक चाहिए, लॉजिक। तो मैंने कहा कि बेटा अगर कहीं ये लिखा होता कि कोई संख्या 20 से 22 हो गई, कोई संख्या 20 की जगह 22 हो गई, तो हमने कितना प्रतिशत बढ़ा दिया या घटा दिया, तो आप बोलते 2 बढ़ाया। कहाँ से बढ़ाया, बोले 20 से, और प्रतिशत में बदल देते उसको, आसान था। लेकिन ये फ्रैक्शन बड़ी दिक्कत दे रहा है, ये भिन्न तो बड़ी दिक्कत दे रहा है, मैं भिन्न का क्या करूं। तो मैंने कहा कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लो आप। इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आपने कहा 30। मैंने कहा इस 30 का गुणा दोनों में कर दो, 30 का गुणा दोनों में कर दो, जिससे क्या होगा, नीचे वाले नंबर ही खत्म हो जाएंगे, नीचे वाली संख्या कट जाएगी। 5 से 30 को काटा 6 बार, इसमें इसका गुणा कर लेना, 6 से 30 को काटा 5 बार, इसमें इसका कर लेना। तो ये कितना बनेगा, बोले 24, और ये कितना आ जाएगा, बोले 25। तो अब वही संख्या आ गई कि नहीं, 24 से 25 संख्या वही आई, 24 से 25 ऐसे आती है, ठीक है। अब ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे कि एक संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो वो इतनी हो जाएगी, एक संख्या में 20% की कमी हो जाए तो वो इतनी रह जाएगी, तो बताइए मूल संख्या। तो वही 2 तरीके हैं। मैंने कहा कोई संख्या वास्तव में अगर 100% है और 20% बढ़ गई तो वो कितनी हो जाएगी, बोले 120%, 120। इस 120% का मान 240 है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, बोले ये इससे 2 बार कटेगी 2, तो मूल संख्या कितनी होगी, बोले 100%। 100% का मान कितना आ जाता, 200। बोले सर हमें तो फ्रैक्शन से बताओ, फ्रैक्शन हमने सीखा ही इसलिए,
तो हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, फ्रैक्शन से अगर सीखते हैं तो 20% का मतलब होता है 1/5। ये है हमारी ओरिजिनल संख्या, ये है हमारी बढ़ी हुई संख्या। अगर 5 में 1 बढ़ गया तो वो कितनी होगी 6। इस 6 का मान कितना हो गया 240। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, बोले 6 चौके 24 40। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, बोले 5 चौके 20 200। 5 चौके 20 200। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब सर इस फ्रैक्शन का महत्व आपको तब समझ में आएगी जब ये वैल्यू कैसे दी हो, 14 से 1/7, 2/7 या 16 से 2/3 ऐसा करके दी हो, तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर 20 30 40 15 45 ऐसे परसेंट दिए हो तो इससे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए जैसे ये सवाल था, इसमें बोला गया कि एक संख्या को अगर 12.5% बढ़ा दें तो वो 99 हो जाती है। मैंने कहा सर 12.5% की फ्रैक्शन अगर थोड़ा भी याद है तो वो 1/8 होती है। 1/8 में नीचे वाली संख्या कौन सी होती है, मूल यानी कि ओरिजिनल, और 8 में 1 की वृद्धि हो रही है। 8 में अगर 1 की वृद्धि यानी बढ़ जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, तो ये 9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 9। जबकि वो सवाल में बोल रहा 9 नहीं सर 99 हो रही है। कितनी 99, यानी 1 का मान कितना होगा, बोले 9 से 11 बार। तो मूल संख्या तो 8 थी, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, बोले 11 8 88। 11 8 88 उत्तर ए। एक सवाल मैं लेता हूं ऐसा, मैंने कहा कि घटने पर भी सवाल आ जाता है। एक संख्या 16 सही 2/3%, एक संख्या में 16 सही 2/3% की कमी होने पर 550 रह जाती है। वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो। फाइंड द नंबर, वह संख्या ज्ञात करो। एक संख्या में अगर 16 सही 2/3% की कमी हो जाए मेरे भाई, इतने की कमी हो जाए तो वो कितनी रह जाती है, 550 रह जाती है। मैंने कहा 16 सही 2/3 को तो हम 1/6 बोल सकते हैं, जिसमें से 6 क्या है, ओरिजिनल नंबर है, मूल संख्या है, और ये कमी हो रही है 1 की, यानी 6 में अगर 1 की कमी हो जाए तो वो संख्या कितनी रह जाएगी 5, लेकिन वास्तव में वो कितनी रह जाती है 550। तो हमने कहा 5 से 550 को खत्म करो, 5 से 550 को काटोगे तो 110 बार कट गई, 110 बार कट गई। सर वो संख्या बतानी है, संख्या कितनी है वास्तव में 6, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, बोले 11 छंके 66 660 660। अब आपको शायद इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ आपकी मदद बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। अगला सवाल अच्छा, ये वाला सवाल तो हमने ले लिया भाई, हो गया ये सवाल, 2 बार आ गया। चले नेक्स्ट, किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ऐसा एक सवाल मैंने और लिया था, आपको याद होगा, 4 नंबर सवाल ऐसा ही था। ये RFF ऐसा ही में आया है। किसी संख्या मतलब x, इसका 20% बोले तो 1/5, 530 के 20% यानी 1/5 से ये वाली अधिक है 180। तो मैंने कहा इन दोनों का अंतर 180 के बराबर है, इन दोनों का अंतर 180 के बराबर। मैंने कहा जब भी अधिक या कम की बात होगी तो हमें यह समझना है कि बड़ी कौन सी है। सर ये वाली संख्या इससे अधिक है, इसका मतलब इन दोनों का अंतर ये होगा। और पहले कौन सी संख्या रखनी है, जो बड़ी होती है, क्योंकि हमेशा हम अंतर कैसा लेते हैं, धनात्मक, पॉजिटिव। अंतर कैसा लेते हैं बेटा, धनात्मक लेते हैं, तो बड़ी में से ही छोटी संख्या घटाते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो 5 और 5 का 5 ही आएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 530 बराबर ये 180 है। अगर 5 का गुणा 180 में करते हैं तो ये 18 पंजे 90 हो जाएगा, x माइनस 530 बराबर 900। ये 530 इधर आके प्लस हो जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 1430। कितना हो जाएगा मेरे भाई 1430, यानी वो संख्या कितनी है 1430, 1430। ठीक है, अगला थोड़े से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन लिए कि ABC 3 धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि A B का 70% है, A जो नंबर है वो B के 70% के बराबर है, यानी 70/100 बोल दूं या 7/10 बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है।
और बी सी का 40% है, यानी कि 2/5। 40% बोले तो 2/5। हमने कहा कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं A/B, तो क्या ये 7/10 होगी? आप बोलेंगे बिल्कुल। और यहाँ पे मैं C को B के नीचे ले जाऊं, C को B के नीचे लिख दूं, तो ये क्या 2/5 के बराबर होंगी। अब हमने कहा कि रेशो बनाना पड़ेगा सर, कैसे बनाएंगे? इधर देखिए A, B और C। AB का रेशो क्या है? 7:10, तो AB के नीचे लिखेंगे 7:10। BC का रेशो क्या है? बोले 2:5। कितना है? 2:5। ये 2 है और ये 5 है। सर B के दो अलग अलग मान कैसे हो गए? यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, तो इसको भी 10 बनाना पड़ेगा। इसको 10 कैसे बनाएंगे? 5 से गुणा करके। तो 5 से गुणा करेंगे 10 बन जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ तो हो गया, यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा? 25। तो फाइनली ABC का जो अनुपात आएगा, ABC का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? 7:10:25 आएगा। 7:10:25 आएगा। अब वो कह रहा है कि सर तीनों संख्याओं का जो योग है वो 336 है। सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स इज 336। मैंने कहा रेशो का सम करेंगे तो कितना आएगा? तो आपने कहा 35 और 7 42, और ये कितना है? 336। हमने कहा 42 से काटो। वैसे तो आपको पहाड़ा आता नहीं है, पर अगर 40 का भी आप 4 गुना करो, 8 गुना कर दो, 4 8 32, 320, और 2 का 8 गुना करोगे तो 16। ये सीधे सीधे 8 बार कट रहा है भैया। कितनी बार कर रहा है? 8 बार। वो पूछ रहा है कि B और C के योगफल का 15%। तो पहले तो मुझे B और C का योगफल निकालना है। सर B और C का योगफल कितना? बोले 10 और 25 35। 35 का मान कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 और 8 3 24 और 4 28, 280। मुझे इस 280 का भी 15% निकालना है, यानी 15/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 2 से 14 बार। तो 14 तिया कितना आ जाएगा सर? 42। 14 तिया 42 इज द सही उत्तर। 42 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कर पाओगे? चलो अगला, UPSI 2017 में पूछा गया, ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है। इस प्रकार के ही सवाल CSET में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सर 40 किलो का एक केक है और 5 व्यक्तियों ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को 15% मिलेगा। मैंने कहा लोग कितने? 5, A B C D और E। A को देते हैं बोले 15%, 25% C को, 30% E को और 20% D को। हमने कहा B को क्या मिलेगा? बोले केक हो या कोई सामान हो या कोई पैसा हो, वो 100% हो सकता है। परसेंटेज में कितना हो सकता है भाई? 100। 100 से ज़्यादा नहीं होगा। ये कितना हो गया? 30 20 50 25 75 15 90। 90 तो इनको बट गया, तो केक का 10% हिस्सा ही तो बचा जो B को मिला होगा, जो B को मिला होगा। अब मैं ये कह दूं कि ये इनके बीच में रेशो लगा लो, भले ही चाहे ऐसे ही लिख लो, पर इतना समझ लो कि इनके अलग अलग हिस्से हैं। अब वो कह रहा है कि यदि 1 किलो केक की कीमत जो है वो कितनी है? 150 रुपये। 1 किलो का जो केक है वो 150 रुपये का है, और 40 किलो का केक है, तो 40 किलो केक की कीमत कितनी हो जाएगी? बोले 40 गुणा 150। 40 गुणा 150, इतने का केक हो गया, मतलब 6000 का। कितने का केक हो गया? 6000 का। आगे बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त हिस्से के अनुसार भुगतान करता है, मतलब पैसा देता है। जितने प्रतिशत केक मिलता है उसी रेशो में वो पैसा देता है। तो B और E दोनों को मिलाकर भुगतान की राशि कितनी होगी? सर टोटल केक कितना है? 100%, तो 6000 बटे में आ जाएगा 100। और B और E ने कितना भुगतान किया? बोले 40%। कितना? 40%, तो गुणा में आ जाएगा 40। मतलब 40% निकालना था बेसिकली। मैं ये बोलूं कि 6000 रुपये का केक है और B और E कितना केक खा रहे हैं? बोले 40%, तो 40% का भुगतान करना पड़ेगा, यानी 40/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 चौके 24, 2400 रुपये, 2400 रुपये। तो उत्तर क्या आ जाएगा भाई? B। उत्तर आ जाएगा B। ठीक है, उम्मीद है आप कर पाओगे इस तरह के सवालों को। देखने में बहुत लंबा चौड़ा था सवाल, लेकिन क्वेश्चन में उतनी दम थी नहीं। ठीक है, चलिए आज की क्लास का ये आखिरी सवाल लेते हैं, उसके बाद क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए
इसके बाद इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल 100 है। संख्या का योगफल 100 है। यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% होती है, तो छात्रों की संख्या बताओ। देखो, किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं का मतलब क्या है? गर्ल्स और बॉयज का जो योग है, लड़के और लड़कियों का जो योग है वो कितना है? 100। टोटल बच्चे कितने हैं? 100 हैं। इसमें से कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां। मैंने कहा ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। वो ये कहता है कि यदि छात्रों से मतलब है बॉयज से, बॉयज की संख्या x है, बॉयज की संख्या कितनी है? x है। और आगे बोला गया कि छात्राओं मतलब लड़कियों की संख्या कुल छात्राओं की संख्या का x% होती है। लड़कियों की जो संख्या है, वो कह रहा है लड़कियों की जो संख्या है वो कुल छात्राओं की संख्या का, कुल छात्र कितने हैं? 100 का x% मतलब x/100। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि 100 में से लड़के x हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? बोले 100 - x। लड़कियां कितनी होंगी? बोले 100 - x। वो ये कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है टोटल स्टूडेंट का x% के बराबर है, लेकिन लड़कियों की संख्या तो 100 - x। 100 - x। तो हमने कहा 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगी। x बराबर क्या होगा? 100 - x। इस x को इधर पहुंचा दो तो ये क्या बन जाएगा? 2x जुड़ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, बराबर 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा? बोले 50। x बराबर कितना आ जाएगा? 50। उसने कहा छात्रों की संख्या मतलब लड़कों की संख्या बताओ। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 50, और लड़कियों की भी 50। दोनों ही बराबर है, लेकिन मुझे बताना था लड़कों की संख्या कितनी है। मुझे ये बताना था लड़कों की संख्या कितनी है। वो कितनी है? 50 है सर। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये YouTube पे जो भी लोग इसको देख रहे हैं, सेशन अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके साथ ही और भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज आपने जो क्लास में अपना सपोर्ट दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नई क्लास में या दूसरी क्लास में हम कल फिर हाजिर होंगे, इसी समय, इसी जोश और उसके साथ। ठीक है, चलिए, तो इस क्लास का हम यहीं समापन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो भी चीज़ आज सिखाई है, जो याद करने मतलब जो समझने वाली बातें, जो प्रैक्टिस करने वाली बातें, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं स्पेशली ये कहूँगा कि एक LCM पर थोड़ा सा कमांड करें आप, और जो मैंने फ्रैक्शन टेबल बनाई थी आज, उस पर थोड़ा सा काम करें। इन 2 चीज़ों पर काम करें तो उम्मीद तो आपको निश्चित ही ये परसेंटेज में बहुत मदद करेंगे, और परसेंटेज आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज मैं इस क्लास से विदा लेता हूं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार।